हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को बताऊंगी और समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The average man is likely to consider himself as a being apart from the rest of the organic world, unable by the reason of his superior intellect to lead a self-sufficient and independent existence। तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन है, वो जो है अपने आप को इस पूरी धरती के ऑर्गेनिक वर्ल्ड से खुद को अलग समझता है, क्योंकि उसके पास जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। He loses sight of the fact is ignorant of it that he is absolutely dependent on other organism for his very life। मीन्स कि फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो पूरी तरह से अपने चारों तरफ के वातावरण पे, चाहे वो पानी हो, हवा हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, सभी पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक ह्यूमन बीइंग के बिना जो प्लांट्स है, जो वाटर है, जो एयर है और जो एनिमल्स है, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है बिना इनके मदद के, बिना इनके हेल्प के अपने जीवन को नहीं जी सकता। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास जो उसका इंटेलेक्ट है, उससे वो समझता है कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका। तो ये उसका जो है नज़र का भ्रम है। मीन्स कि वो इन चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, या फिर अगर देख रहा है तो उसको इग्नोर कर रहा है। दैट ही इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर हिज very life and his material happiness as well। His superior intellect has made him more dependent rather than less। मीन्स कि इसका जो ह्यूमन बीइंग का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो जो है इसको अदर जो भी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है हमारा, हवा, पानी और प्लांट्स और एनिमल, उस पे जो है इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको ज़्यादा डिपेंडेंट बनाती है, ना कि इंडिपेंडेंट बनाती है। ऑल्दो वेरियस एनिमल एंड मिनरल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट टू हिज वेलफेयर। जितने भी वेरियस एनिमल्स हैं और मिनरल्स हैं, सभी जो है उसके अच्छे के लिए हैं। इट इज़ द प्लांट किंगडम दैट इज़ मोस्ट इसेंशियल टू मैंस वेल बीइंग। मैंस डिपेंडेंस ऑन प्लांट फॉर द इसेंशियल of his existence has been a paramount importance in his life since the human race began। तो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसमें जो है कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत ही बड़ा रोल है। Primitive man probably had few need other than the food and little shelter। पहले के जो लोग होते थे, जो पहले के ह्यूमन बीइंग थे, उनको खाने के बाद रहने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए होती थी। लेकिन आज के ह्यूमन बीइंग को, जिसको कि हम सिविलाइजेशन कहते हैं, हाउएवर हैज़ ब्रॉट विथ इट एन एवर इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी एंड हैज़ इंक्रीज्ड मैन्स रिक्वायरमेंट टू एन अमेजिंग डिग्री। जो सिविलाइजेशन, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन विकसित हो रही है, वो दिन पर दिन बहुत ही कम्प्लेक्स होती जा रही है और ह्यूमन बीइंग को अपने लाइफ को जीने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उसको बढ़ाती जा रही है। द मैन ऑफ टुडे is no longer content merely to exist with food and shelter as I only want। मीन्स कि आज का जो ह्यूमन बीइंग है केवल जो है फूड पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता कि बस उसको खाना मिल गया और कहीं रह लिया, नहीं, उसको और भी बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होती है। उसकी जो डिजायर है और अदर कोमोडिटीज है एज वेल। मीन्स कि उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। द रॉ मटेरियल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द, और जो भी कच्ची जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसको कन्वर्ट करता है मैनी यूजफुल आर्टिकल्स में, प्रोडक्ट में, विच कंट्रीब्यूट, जो कि उसके लाइफ को इंजॉयमेंट में, मीन्स की लाइफ को इंजॉयफुल बनाने में ज़्यादा मदद करती है। एंड इंक्रीज, और जो कि
मीन्स कि ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग के लिए तो अच्छी है, उसके लाइफ के एंजॉय को बढ़ा रही है, लेकिन प्लांट के लिए ये चीज़ें घाटे की है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्लांट्स और फॉरेस्ट की लाइफ जो है वो खतरे में पड़ रही है। हाँ, तो द थ्री ग्रेट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अगर लाइफ की जो मेन आवश्यकताएं हैं उसको देखा जाए तो वो है फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, and has a host of other useful products are supplied in a great part by the plants। तो ह्यूमन बींग की जो भी नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, जैसे कि फूड हो गई, क्लॉथिंग हो गई, शेल्टर हो गया, इस सारी की सारी प्लांट्स के द्वारा ही सप्लाई की जाती है। एन एडिक्वेट फूड सप्लाई इज एन ऑलवेज बीन man's most outstanding need है। In the last analysis, all his food comes from the plant. To be sure, he may eat the flesh of animal, but these lower animals are just as dependent on plant as man himself, and they are equally unable to manufacture any of their food from raw material, clothing, shelter, the other prime cities of life। Necessities of life are derived in great part from the plant fiber and फ्रॉम वुड। तो ह्यूमन बीइंग की ज़्यादातर जो आवश्यकताएं हैं वो प्लांट्स फाइबर से और प्लांट के वुड से पूरी होती है। वुड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्लांट कमोडिटीज़। वुड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड टुडे, मीन्स कि प्लांट से जो हमें वुड प्राप्त होती है वो आज की दुनिया में बहुत ही उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड इट प्ले एन एवरग्रीन रोल इन द पास्ट। aside from its use as structural material, मीन्स कि प्लांट के वुड को हम किस तरह से यूज करते हैं एक स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में, लेकिन स्ट्रक्चरल मटेरियल के अलावा भी हम प्लांट्स को पेपर बनाने में रेयान, वेरियस केमिकल फ्यूल, अदर टाइप ऑफ द फ्यूल सच एज द कोल, पेट्रोलियम, एंड मेक अवेलेबल फॉर मैन द एनर्जी स्टोर अप बाय द प्लांट, द लाइव्ड एंड डाइड गैसेस एगो। ड्रग्स यूज टू क्योर डिजीजेज, मीन्स कि कुछ ड्रग्स का हम यूज करते हैं जो कि डिजीजेज को क्योर करती है और रिलीफ देती है फ्रॉम द सफरिंग, आर टू ग्रेट एक्सटेंट प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, मीन्स कि बहुत सारी मेडिसिन भी है जो कि हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द प्लांट फॉर इट्स रॉ मटेरियल, की बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वो चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, वो प्लांट से ही रॉ फॉर्म में लेके उन चीज़ों को और प्लांट दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे कि कॉर्क हो गया, टेनिन हो गए, मटेरियल्स हो गए, डाई स्टफ्स हो गए, द ऑयल, रेजिन, गम एंड द मेकिंग पेंट, vanish soap and the perfume and rubber, one of the most outstanding material। इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट outstanding material of the modern civilization are but a few of valuable product obtained from plants। aside from their value as source of the food, मीन्स कि इनकी जो वैल्यू है एक फूड की तरह, मीन्स कि प्लांट से कुछ चीज़ें जो हम प्राप्त करते हैं उसको हम फूड की तरह यूज करते हैं या ड्रग की तरह यूज करते हैं। एंड मैनी ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, plants are important to man in many अदर वेज, मीन्स कि प्लांट जो होते हैं वो मैन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारे वे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोल ऑफ कलरलेस प्लांट इन द इकोनॉमी ऑफ नेचर, द पार्ट दैट बैक्टीरिया प्ले इन डिजीज एंड मेनी इंडस्ट्रीज, एंड द इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन in controlling flood and erosion are but a few examples। The aesthetic value of plant has no small influence on man enjoyment of life, as evidenced by the host of the garden enthusiasts and the flower lovers। Production and distribution of plant product,
जो प्लांट के प्रोडक्ट को हम बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हैव ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स कि कोई भी नेशन है, कोई भी कंट्री है, तो वहाँ पे किस तरह के प्लांट मिलते हैं और उससे किस तरह के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो जो प्लांट का जो फ्लोरा है ना, वो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को भी प्रभावित करता है किसी भी कंट्री के। ठीक है। इट विल बी पॉसिबल विद इन द लिमिट, इट विल it will not be possible within the limit of the present volume to consider the many aspects involved and their fundamental bearing on the human affair and activities. Few examples, however, may be permitted by way of illustration. The maintenance of an adequate supply of food and raw material for the use of industry is essential to existence. मीन्स कि मेंटेनेंस किसका, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द फूड। मीन्स कि कोई भी ह्यूमन बींग है या एनिमल है तो उसको फूड तो चाहिए ही चाहिए। मीन्स कि अगर जीवन होना है, जीवन को रहना है, तो उसको फूड चाहिए, एडिक्वेट मात्रा में सप्लाई चाहिए। और रॉ मटेरियल फॉर द यूज ऑफ इंडस्ट्री इज इसेंशियल टू एग्जिस्टेंस एज वेल एज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन। कोई भी देश है तो उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी धन और समृद्धि इसी बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे किस तरह के फूड प्लांट प्रोडक्ट होते हैं और प्लांट्स किस तरह के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। इंडस्ट्री इज इसेंशियल टू एग्जिस्टेंस। किसी भी इंडस्ट्री को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए उसको रॉ मटेरियल मिले। Few countries are independent in this respect, with the result of the foreign trade with its many ramifications and consequences play a necessary and important part in the life of the world. When population of a country is small, the problem involved are not very great. Most of the civilized nations, however, not only have a large population but one that is entirely out of the proportion to the country ability to produce the necessities of life. The tendency to overpopulation in excess of the maximum possible production of the food and raw material is responsible for many of the difficulties and problems that harass the modern world, especially in the case of nations with a restricted land area. The necessity for finding an outlet for their excess population, which all too often is steadily increasing, and the desirability of adding to their domestic supply of the commodities have been responsible in great part for the policies of aggregation that such countries have pursued in recent years. The story of Japan in Korea and Manchuria and of the Italy in Ethiopia and the current increasing demand in the Germany for the restoration of her colonies are case in point. In recent years, various economic problems concerned with the agriculture have become increasingly important in the United States and in other countries as well. This has served to bring home more clearly than ever before the intimated relationship between the plant and human welfare. One of the most serious of these agriculture problems is concerned with the overproduction, a condition that has frequently arisen in the history of agriculture. When a large supply of any commodities is available for the market, it usually results in the lower price. मीन्स कि कोई भी चीज़ मार्केट में बेचने के लिए जब बहुत ही ज़्यादा होती है तो नो डाउट उसकी प्राइस जो है बहुत कम हो जाती है, विच ऑफन फॉल बिलो द फिगर एट विच ए प्रॉफिट कैन बी रियलाइज। मीन्स कि उससे प्रॉफिट भी नहीं हो पाता जितनी मेहनत हमने उसको उगाने में की है। अगर उस प्रोडक्ट को हम बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बेचते हैं तो उसकी प्राइस हमें नहीं मिल पाती है। A particularly serious case of overproduction had developed in the United States in 1929 when the failure of foreign market
जब जो है वहाँ पे फॉरेन मार्केट का फेल्योर हो गया था, तब जो है वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन, मीन्स कि ओवर प्रोडक्शन भी कभी कभी बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ कहना चाह रहा है। लोअरिंग ऑफ प्राइस विच फॉलो द क्रिएटेड सच ए ग्रेट discrepancy between the cost of production and the prices received for the product, मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदा कर देंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी और उसकी कोई प्राइस हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, the effort of the government to deal with this problem through the crop production, crop adjustment and other means are familiar to all। मीन्स कि कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो फिर वो जो है वो भी एक तरह से दिक्कत पैदा करता है। It has been estimated that from the 1928 to 1932 some 12,000, मीन्स कि 12,000 to 15,000 more acre were under cultivation than were necessary to supply all the demand for farm product both at home and abroad. If this is the case, an obvious method of combating overproduction would be to remove some of this unnecessary acre from cultivation. Another agricultural problem concerns the proper utilization of the land, and this is related to characteristics inherent in the plant themselves. The successful pursuit of agriculture in any area dependent on presence of certain environmental factors that are necessary for the particular crop concerned. Each species is different in its soil, moisture, temperature and other requirements. Satisfactory growth and development can take place only if all these factors are present in proper amount। मीन्स कि जैसे कि ज़्यादा प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन अगर क्रॉप का हो जाता है तो वो भी जो है एक तरह से दिक्कत पैदा करता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे टाइप की इंडस्ट्रीज भी हैं तो उनका भी एक प्रॉपर नंबर में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा हो गई कोई चीज़ कम हो गई, तो इसके भी ये भी जो है एक तरह से दिक्कत पैदा करती है। ठीक है, स्टिल अदर एग्रीकल्चर problem are physical rather than economic in nature and are concerned more with the productivity than production। The practice of farming necessarily bring about the destruction of natural vegetation which has a protective function। This induce condition that result in the deterioration of the soil। मीन्स कि कोई भी soil है, अगर आप उसमें क्रॉप प्रोडक्शन हमेशा करते जाते हैं तो क्या होता है, उस soil के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से soil क्या हो जाती है, डिटोरियोरेट हो जाती है। और इरोजन भी होता है सॉइल का, मीन्स कि सॉइल का इरोजन कब होता है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो सॉइल का इरोजन जो है हवा और पानी के द्वारा बहुत ही आसानी से हो जाता है। और जो ऊपरी लेयर होती है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कंपाउंड्स होते हैं और ह्यूमस होता है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर स्लोप है या डिफॉरेस्टेशन हो गई है तो वहाँ की मिट्टी जो है वो डिटोरियोरेट हो जाती है पानी के बहाव से या तेज हवा के चलने से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि विंड इरोजन जो होता है ऑलवेज मोर और लेस एक्टिव ऑन द लूज एंड सैंडी सॉइल। मीन्स कि विंड के थ्रू जो सॉइल का इरोजन हो जाता है सॉइल के ऊपरी लेयर का, तो कौन सी सॉइल का होगा, जो सॉइल बहुत ही लूज और हल्की रहती है और इस तरह की सॉइल जो है, जो सैंडी सॉइल है या लूज सॉइल है, वो कब बनती है, जब किसी भी सॉइल में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होगा या ओवर ग्रेजिंग होगी तो वहाँ का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है और इस तरह से सॉइल जो है ख़राब हो जाती है, सैंडी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि हवा के द्वारा भी विंड इरोजन भी होता है उसका। द ग्रोइंग ऑफ द सीरियल विच रिक्वायर कांस्टेंट
cultivation is especially like to bring about conditions that follow both wind erosion and water erosion. The serious situation that has developed in recent years in the semi-arid region of the Great Plain in the case in the point. Even though the district was unsuited to purpose, extensive area of the natural grassland vegetation were plowed up and planted to cereals. The breaking up of soil and the unusual drought that occur over a period of the several years combined to make the condition is favorable for wind erosion. This was responsible for the great dust storm that have prevailed in the area and brought widespread destruction in their wake, not only wearing away the soil in some places but depositing the eroded material on the fertile ground elsewhere. It is essential that some sort of the soil conservation be put into the practice before it is too late. मीन्स कि कोई भी सॉइल है ना, तो जो कोई भी सॉइल है तो उसको खराब होने से पहले हमें जो है यह बहुत ही ज़रूरी है कि सॉइल के कंजर्वेशन के लिए और उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिस किए जाए। मीन्स कि हमेशा हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे सॉइल की फर्टिलिटी की देख रेख की जाए और सॉइल की देख रेख की जाए। तो इस तरह ये भी बहुत ही ज़रूरी है। द पॉलिसी इन्वॉल्व इन सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी को बनाना, सॉइल को इरोजन से बचाना, प्रमोशन ऑफ द बेटर लैंड यूटिलाइजेशन। तो इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो चैप्टर है काफ़ी लंबा हो जाएगा एक वीडियो में, तो हम लोग आगे का इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।